हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी, जिसमें कि आपको पढ़ाने वाले हैं बाल विकास की अवस्थाएं। यानी बाल विकास की अवस्थाएं सीडीपी के लिए एक इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, सीडीपी में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। समथिंग 3 से 4 क्वेश्चन सीडीपी के अंदर यहाँ से कवर हो जाते हैं। जैसे कि आपकी सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपकी सीडीपी प्लस पेडागोजी सारी चीज़ें मिलाकर समथिंग 75 मार्क्स की पूछी जाती है। क्योंकि जो आपकी सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये आपका 30 मार्क्स का आएगा, जिसमें सीडीपी प्लस पेडागोजी रहेगी। उसके बाद में आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, वो सारे सब्जेक्ट 15-15 नंबर के जो अदर सब्जेक्ट हैं, जो 4 सब्जेक्ट और बचते हैं, जैसे कि आपकी लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज सेकंड है, मैथ है और ईवीएस है, या फिर ईवीएस की जगह जो सेकंड पेपर में एसएसटी पूछी जाती है, उन सभी में 15-15 मार्क्स की जो आएगी वो आएगी आपकी थ्योरी, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है वो पूछा जाएगा। और उसके बाद 15 मार्क्स की आएगी पेडागोजी। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि आपकी सीडीपी में कराए जाएंगे, प्लस आपको जो पेडागोजी कंप्लीट कराई जाएगी, तो समथिंग 75 मार्क्स ऐसे हैं जो आप चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से गेन कर सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से ही 75 मार्क्स अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो समथिंग 70 मार्क्स ऐसे हैं जो आपको मिल जाएंगे। सीडीपी और पेडागोजी ये सारी चीज़ें मिलाकर 75 मार्क्स हो जाते हैं। अगर आपके 75 में से 65 से लेके 70 मार्क्स भी आ जाते हैं तो आपको समथिंग 20 से 30 मार्क्स का ही अदर सब्जेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके मार्क्स 70 आ जाते हैं तो 80 और 90 यानी कि आपको केवल 20 मार्क्स ऐसे चाहिए होते हैं। अगर आपके 70 नंबर आ जाते हैं सीडीपी और पेडागोजी को मिलाकर, तो वो सभी चीज़ों में आपको लगभग 20 नंबरों की मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि आपके बहुत ज़्यादा आराम से आ जाएंगे। तो सीटेट के अंदर जितना भी आपको ध्यान देना है, सारा ध्यान आपको सीडीपी और पेडागोजी के अंदर देना है। तो सीडीपी और पेडागोजी जैसे आपकी कंप्लीट हो जाती है, अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम भी रह जाते हैं, 60 भी रह जाते हैं, तो 70, 80 और 90 पर आप क्वालिफाई हो ही जाते हैं। तो आपको 30 मार्क्स के लिए केवल अगर आप क्वालिफाई भी करेंगे तो भी आपको मात्र 30 मार्क्स लाने हैं, जो कि आपकी लैंग्वेज या अदर सब्जेक्ट से कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत करने से आप अपनी जो सीटेट के एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी में 100 प्लस 120 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से। इसके लिए आपको जो हमारी स्ट्रेटजी है उसे बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। और इसे फॉलो करने के साथ साथ में जो इसका रिवीजन है, वो सारे रिवीजन आपको प्रैक्टिस सेट से या फिर अदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, उन सभी से मिलाकर आप रिवीजन करते रहिएगा। आई होप जितनी भी थ्योरी यहाँ पर कराई जाएगी, जैसे कि पिछले ईयर में भी जो एग्ज़ाम हुए थे, उन सभी में भी सीटेट में यहाँ से जो आपको लवली एकेडमी पर कराया गया था, उन सभी से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। जितना भी हो सके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जो आपके जैसे और भी लोग हैं जो आपकी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपका दिसंबर में होने वाला है, उन सभी को यहाँ इस चीज़ का नोटिफिकेशन पहुँच सके, उन लोगों को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सके। आई होप क्लासेस आपको पसंद आएंगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास की अवस्थाएँ। जो बच्चे का बाल विकास होता है, एक बालक का, वो किस प्रकार से होता है, उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, किस अवस्था में जो बालक का विकास होता है वो किस प्रकार से होता है, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं, एक बच्चा जब पैदा होने के लिए होता है या एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें जो डेवलपमेंट आते हैं वो सारे किस प्रकार से होते हैं और किस स्टेज में कितने डेवलपमेंट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो अवस्था होती है उसको बोला जाता है प्रसव पूर्व अवस्था। यानी जो प्रसव पूर्व अवस्था होती है उसमें बालक का विकास कैसे होता है और किस प्रकार से होता है, तो इसे बोला जाता है प्रीनेटल स्टेज। यानी जो प्रसव पूर्व अवस्था होती है, बच्चे के गर्भाधान के समय को प्रसव पूर्व अवस्था बोला जाता है। जो बच्चे का गर्भाधान का समय है, इसे बोला जाता है प्रसव पूर्व अवस्था। तो ये अवस्था जो होती है, इसका जो मंथ होते हैं वो होते हैं 9 मंथ की। यानी इस अवस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 9 महीने या 280 दिन।
इस अवस्था का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 9 महीने या 280 दिन का माना जाता है। यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। जो प्रसव पूर्व अवस्था होती है जिसे प्रीनेटल स्टेज बोला जाता है, जब एक माँ अपना गर्भ धारण करती है, जब बच्चा उसके पेट में आता है, उस टाइम से ये अवस्था स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि प्रसव पूर्व अवस्था में ही जो भ्रूण होता है, जो बालक का विकास होता है, वो माँ के गर्भ में स्टार्ट हो जाता है। अगर क्वेश्चन आता है प्रसव पूर्व अवस्था का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, तो अगर 9 महीना या फिर 280 दिन इनमें से कोई भी चीज़ दी जाती है तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं, उसे लगा सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि प्रसव पूर्व अवस्था का जो समय होता है वो 9 महीने या 280 दिन का होता है। उसके बाद सेकंड आती है शैशवावस्था। प्रसव पूर्व अवस्था के बाद में जब एक बालक जब माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है, जब बालक पैदा हो जाता है, तो उसके बाद आती है शैशवावस्था, जिसे बोला जाता है इन्फेंसी स्टेज। यानी जो इन्फेंसी स्टेज में जब बालक होता है तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो उसके 1 से 2 ईयर्स तक के लिए होता है। यानी एक बालक जब जन्म लेता है उससे 2 वर्ष तक उसका जो टाइम पीरियड चलता है वो चलता है शैशवावस्था का इन्फेंसी स्टेज, जिसे बोला जाता है। शैशवावस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है, माता पिता के ऊपर ही डिपेंड रहता है, तो इसे बोला जाता है डिपेंडेंसी स्टेज। यानी कि एक बालक जो होता है वो पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, यहाँ तक कि सूसू पॉटी के लिए भी वो अपने माँ बाप पर ही डिपेंड होता है। तो इसीलिए इसे माता पिता पर निर्भर या निर्भरता की अवस्था भी बोला जा सकता है। इस अवस्था में बालक का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियों का मतलब होता है एक बालक का जो विकास होता है वो मूल प्रवृत्तियां, यानी जो उसके संवेग होते हैं, जिन चीज़ों को वो कह तो वो पाते नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो कोई भी चीज़ के बारे में बता नहीं पाते हैं। तो उस चीज़ की, जैसे एक बालक को जब भूख लगती है, यानी जैसे मूल प्रवृत्तियों के बारे में अगर वर्णन करते हैं तो जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं इनमें क्या होता है, एक बालक को अगर भूख लगती है तो वो बालक क्या करता है, रोता है। एक बालक को जब माँ को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, बालक को जब बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है तो बालक हंसने लगता है। यानी एक बालक का हंसना, रोना, क्रोध दिखाना, ये सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों को वो अपनी मूल प्रवृत्तियों के आधार पर ही बता पाता है, मूल प्रवृत्तियों के द्वारा ही बता पाता है। इस अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास अधिक तीव्र होता है। अगर क्वेश्चन आता है बालक का जो मेंटल डेवलपमेंट है या फिर बालक का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा तीव्र किस अवस्था में होता है, तो वो होता है शैशवावस्था में, इन्फेंसी स्टेज में। उसके बाद है इस अवस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। नैतिकता के अभाव का मतलब होता है जब बालक अपनी शैशवावस्था में होता है तो बालक में नैतिकता का अभाव, उसमें अच्छी बुरी चीज़ों की उसके बारे में कोई भी उसे नॉलेज नहीं होती है। बालक को केवल इतनी चीज़ें पता होती हैं कि जो चीज़ें बालक कर रहा है, जो कार्य बालक करना चाह रहा है वही केवल सही है। आपके द्वारा बताई गई चीज़ों को बालक समझने के लिए रेडी नहीं होता है, उसे समझता नहीं है। जैसे देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्होंने अगर किसी चीज़ की जिद कर ली, किसी चीज़ के बारे में ये कह दिया कि ये बहुत अच्छा है, ये मुझे चाहिए, तो बालक को केवल वहीं तक वो सीमित रहता है। उसकी नज़रों में जो कार्य वो कर रहा है वो सही है, सामने वाला चाहे कुछ भी बताए उसकी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसे नैतिकता का अभाव की अवस्था भी बोला जाता है। तो जो शैशवावस्था होती है उसमें बालक माता पिता पर डिपेंड रहता है, यानी, और उसके बाद में जो अपनी चीज़ों के, अपने व्यवहार के बारे में जो चीज़ें बताता है, अपनी कोई भी चीज़ बालक अगर अपने माँ बाप को बताना चाहता है तो वो केवल मूल प्रवृत्तियों के आधार पर बता सकता है। शारीरिक और मानसिक विकास, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा तीव्र गति से होता है। बाकी स्टेजेस जो होती है उनमें कभी मंद, कभी तीव्र, कभी मंद, कभी तीव्र होता रहता है। लेकिन जो शैशवावस्था होती है इसमें बालक का फिजिकल और मेंटली डेवलपमेंट होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इस अवस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। बालक में जो मोरल होता है
उस चीज़ के बारे में जो मोरल होता है उस चीज़ के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती है। उसके बाद हम हमारी थर्ड स्टेज के बारे में बात करेंगे, जिसे बोला जाता है पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होती है उसे 2-3 चीज़ों में डिवाइड करके बताते हैं, क्योंकि जो बालक होता है बाल्यावस्था में, जैसे 2 से 6 साल का बालक होता है, वो किस प्रकार से वर्क करता है। जैसे बालक शैशवावस्था में आया तो वो 0 से यानी जन्म से 2 वर्ष तक आया। उसके बाद जो पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है वो होता है 2 से 6 वर्ष का, यानी 2 से 6 वर्ष का बालक पूर्व बाल्यावस्था में होता है, तो जिसे बोला जाता है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में बालक किस प्रकार से वर्क करता है, बालक किस प्रकार से चीज़ों को सीखता है। इस अवस्था में बालक की प्री स्कूल स्टेज कहा जाता है। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसी को बालक की प्री स्कूल स्टेज कहा जाता है, क्योंकि जब बालक 3 से 4 साल का हो जाता है तो बालक स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। इस अवस्था में बालक में जिज्ञासा पाई जाती है, बालक में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी पाई जाती है। एक बालक होता है किसी भी चीज़ को देखने के बारे में, वो क्या है, ये क्या है, ये किस प्रकार से होता है। जैसे बालक ने अगर किसी भी चित्र को देखा, यानी बालक ने अगर किसी चित्र को देखा तो बालक में जिज्ञासा हो जाएगी कि ये चीज़ कैसे है, चिड़ियाँ कैसे आकाश में उड़ती हैं, चंद्रमा इतनी दूर क्यों है, ये सारी चीज़ें बालक कैसे कब पूछने लगता है। तो जब बालक पूर्व बाल्यावस्था में होता है तो उसे हर चीज़ को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है। इस अवस्था को खिलौनों की अवस्था भी कहा जाता है। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है जिसे अर्ली चाइल्डहुड स्टेज बोला जाता है, उसमें बालक को खिलौनों की अवस्था को, यानी उस अवस्था को, उस एज को बालक के खिलौनों की अवस्था कही गई है, क्योंकि इस अवस्था में बालक खेलों के माध्यम से हर चीज़ को करता है, खेलों के पर ज़्यादा ध्यान देता है। इस अवस्था में बालक कल्पनाशील और प्रतीकात्मक खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। जब अर्ली चाइल्डहुड स्टेज चल रही होती है उस समय जो बालक जितने भी खेल खेलता है, जितनी भी चीज़ों को करता है, वो सारी चीज़ों को प्रतीकों के माध्यम से करता है। यानी कि जो चीज़ें उसके सामने होती हैं, जो चीज़ें उसके सामने होती हैं, उन सभी चीज़ों को खेलना, उन सभी चीज़ों के बारे में जानना कि ये चीज़ ऐसे कैसी है, उन्हें तोड़ना, उन्हें दोबारा से बनाना, ये सारी चीज़ें कब करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है, कल्पनाशील खेलों के माध्यम से। और प्रतीकात्मक जो चीज़ें होती हैं उनके खेलों में एक्टिव रूप से भाग होता है, वो लेता है। भाषा अर्जन के लिए यह उम्र बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है। संवेदनशील का मतलब होता है एक बालक के सामने जिस प्रकार से हम लोग रहेंगे, जिस प्रकार की लैंग्वेज का यूज करेंगे, तो भाषा अर्जन के लिए ये जो एज होती है इसे बहुत ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है। तो भाषा अर्जन के लिए ये उम्र बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है। तो बालक के सामने जितने भी लोग हैं, अगर अच्छे से जो भी चीज़ें करनी है, अगर जितने भी लोग हैं वो अगर अच्छे से लैंग्वेज बोलेंगे, अच्छे से बालक से बात करेंगे कि ये चीज़ कैसे, तो बालक उसी चीज़ को अर्जित कर लेता है, उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। तो उन्हीं चीज़ों को बालक के सामने बोलना चाहिए जो चीज़ें बालक के विकास पर बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट ना डालें। उसके बाद है इस अवस्था में बालक अपने दोस्तों से चिपके रहते हैं, यानी बालक को अपनी जो हम उम्र दोस्त होते हैं उन सभी के साथ में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है तथा समान लिंग वाले बालकों के साथ खेलना पसंद करते हैं। जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है इसमें बालक अपने हम उम्र दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं। यानी छोटे छोटे बच्चों के ग्रुप में आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बालक होते हैं जो कि 2 से 6 साल के होते हैं, वो अपनी ही एज के साथ में, एज के जो बच्चे होते हैं उनके साथ में खेलना पसंद करते हैं। लेकिन उनमें एक चीज़ पाई जाती है, जैसे किशोरावस्था में भी लोग यानी अपने हम उम्र लोगों के साथ रहना, इन चीज़ों में डिफरेंसेस किस प्रकार से होते हैं। किशोरावस्था में क्या होता है, वो अपने हम उम्र लोगों के साथ तो रहते हैं लेकिन अदर जेंडर के प्रति आकर्षित होते हैं। ये कब होते हैं, किशोरावस्था में। यानी जो किशोरावस्था होती है, अगर क्वेश्चन आता है, जो किशोर लोग होते हैं वो अपने मतलब दोस्तों के साथ में तो रहना पसंद करते हैं लेकिन उनकी जो अट्रैक्शन होता है वो अदर जेंडर होता है उसके प्रति। जैसे कि अगर लड़का है तो वो लड़कियों के साथ रहना, उनके साथ दोस्ती करना, उनके साथ घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें उन्हें ज़्यादा पसंद आती हैं। लेकिन जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है इसमें बालक अपने दोस्तों के साथ चिपके तो रहते हैं लेकिन समान लिंग वाले बालकों के साथ खेलना पसंद करते हैं। जैसे लड़कियां हैं तो लड़कियां जैसे गुड्डे गुड़ियों से खेल रही हैं तो उन्हें अपनी जैसी ही लड़कियां हैं वो लड़कियों के साथ खेलना पसंद करेंगी। लड़के हैं उनकी जो रुचियां होती हैं वो लड़कों की तरह होती हैं तो वो लड़कों के साथ ही खेल खेलना पसंद करते हैं। तो ये डिफरेंसेस पाए जाते हैं किशोरावस्था
और अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में यानी जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसमें और किशोरावस्था में। उसके बाद है इस उम्र में गत्यात्मक समन्वय में सुधार होता है। बालकों को कूदना, चढ़ना, बांधना, दौड़ना आदि चीजें अधिक प्रिय होती हैं। यानी इसे एक प्रकार से बहुत ज्यादा गतिशील अवस्था बोला जा सकता है। इस एज में क्या होता है, जो बालक होते हैं उन्हें किसी भी पेड़ पर चढ़ना, कूदना, यानी एक प्रकार से शोर शराबे वाली चीजें हैं, बहुत ज्यादा ऊधम करना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती है। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे शोर ज्यादा करते हैं, परेशान ज्यादा करते हैं, उसी प्रकार से बालकों को कूदना, चढ़ना, दौड़ना, यानी जब एक बहुत छोटा बच्चा होता है वो सारे दिन अगर दौड़ता भी रहे तो उसे थकान महसूस नहीं होती है, क्योंकि वो एज ही ऐसी होती है जिसमें बच्चों की बॉडी उसी प्रकार से वर्क करती है। जैसे कि अगर हम लोग बड़े होते हैं तो अगर वो लोग ज़्यादा काम कर लेते हैं या उनको ज़्यादा किसी भी चीज़ में मेहनत पड़ जाती है तो वो लोग थकान महसूस करने लगते हैं। बच्चों के साथ ऐसा बहुत कम देखा जाता है। उन्हें दौड़ने, कूदने, फांदने, इन सभी चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद है वातावरण के साथ उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। बालक जैसे वातावरण में रहता है, जैसा उसके आसपास जो माहौल होता है, उन सभी के अंतर्गत उसका जो बौद्धिक विकास है, उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो उसी प्रकार से होता रहता है। अगर आस पड़ोस का माहौल बहुत अच्छा है, बच्चे के अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बच्चे के साथ में अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, जो लोग हैं आसपास के उनकी लैंग्वेज अच्छी है, उनकी हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो बालक वैसे होंगे। और अगर उनके आसपास का माहौल, आसपास की जो लोग हैं, उनकी लैंग्वेज वगैरह, ये सारी चीजें अगर बहुत ज्यादा बेकार होती हैं तो बालक का विकास उसी प्रकार से होला। बालक मंदबुद्धि का हो सकता है, बालक बहुत ज्यादा कुंठा का शिकार हो सकता है, बालक का जो डेवलपमेंट है वो गलत दिशा की ओर भी अग्रसर हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं मध्य बाल्यावस्था की, यानी मिडिल लेटर चाइल्डहुड स्टेज। यानी जो मिडिल लेटर चाइल्डहुड स्टेज होती है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 से 11 वर्ष का होता है, 6 to 11 ईयर्स का होता है। उसे क्या बोला जाता है, मध्य बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था। इसमें बालक किस प्रकार से वर्क करते हैं, जो मध्य बाल्यावस्था होती है 6 वर्ष तक का, तो बालक क्या क्या करता है, ये चीज़ें हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में अब हम बात करने वाले हैं मध्य बाल्यावस्था के बारे में। इस एज में आके बालक किस प्रकार से वर्क करता है, किस प्रकार से खेलना कूदना पसंद करता है, उसका जो डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है। तो इस अवस्था को बालक की गंदी अवस्था कहा जाता है। गंदी अवस्था का मतलब होता है बालक बहुत ज़्यादा साफ सुथरा नहीं रहता है। जैसे उसने कहीं पर खाना खाया और खाना खाने के बाद उसके कपड़ों पर गंदगी लग गई, जैसे उसके कपड़ों पर गंदगी लग गई तो वो उसे बिना साफ किए ही खेलने लग जाएगा। जैसे कई बार ऐड में भी देखे हैं कि छोटे से बच्चे के जिसके कपड़ों पर बहुत ज़्यादा गंदगी लग जाती है तो फिर बोलता है कि दाग अच्छे हैं। उसी प्रकार से जो ये एज होती है इसमें बच्चों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि वो कितने गंदे घूम रहे हैं, कितने साफ घूम रहे हैं, उनके कपड़े साफ हैं या नहीं, उन्हें अपने खेलने कूदने से मतलब होता है। तो इस अवस्था को जब बालक 6 से लेके 11 ईयर तक का होता है तो उस एज को डर्टी एज भी बोला जा सकता है। तो इस अवस्था को डर्टी एज भी बोला जा सकता है, डर्टी एज, यानी जो ये एज होती है इसे डर्टी एज बोला जा सकता है। इस अवस्था को बालक के खेलों की अवस्था कहा जा सकता है। यानी बालक होता है वो अलग अलग प्रकार के खेल खेलता रहता है, अलग अलग प्रकार के नए नए थीम्स पर, नई नई चीज़ों पर वो खेल बनाते रहते हैं और खेलते रहते हैं, तो इसे खेलों की अवस्था भी बोला जाता है। इस अवस्था में बालक में संग्रहण की प्रवृत्ति पाई जाती है। संग्रहण का मतलब होता है जो बालक होता है उसे चीज़ों को संग्रहित करके, यानी चीज़ों को एकत्र करके रखना, यानी एकत्र करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। जैसे कि गेंद है, छोटी छोटी गेंदें हैं, उन्हें एकत्र कर लेते हैं, कंचे हैं, पट्टे हैं, किसी चीज़ के छोटे छोटे से कॉइन्स हैं, यानी कोई भी ऐसी चीज़ें, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, किसी भी चीज़ के कार्ड्स हैं, यानी छोटे छोटे कार्ड्स हैं, यानी बच्चों में संग्रहण की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगर माँ बाप ने भी घर में कोई भी गंदी चीज़ फेंक दी है, यानी जैसे उन लोगों के वर्क की नहीं है, तो उसके बाद में भी अगर बच्चों को वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है तो उसे इकट्ठा करके एक जगह रख लेंगे कि इससे हम ये खेल बना के खेलेंगे। यानी कि जो ये अवस्था होती है 6 से 11 वर्ष की, इसमें संग्रहण की प्रवृत्ति पाई जाती है। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा अच्छे
अच्छे से ध्यान रखना है कि किस एज में बालक किस प्रकार से खेलता है। जैसे अगर आता है डर्टी स्टेज किसे बोला जाता है, तो बोला जाता है मिडिल लेटर चाइल्डहुड को, यानी मध्य बाल्यावस्था को या बाल्यावस्था को। यानी गैंग एज किसको कहा जाता है, तो टोली व समूह की अवस्था भी इसी को कहा जाता है, इसी को बालक की गैंग एज बोला जाता है। बालक एक प्रकार से अपनी गैंग का असक्रिय सदस्य के रूप में वर्क करते हैं, सक्रिय सदस्य इसमें नहीं होंगे। इनके इस अवस्था को टोली व समूह की अवस्था, इसे एक प्रकार से गैंग स्टेज बोला जा सकता है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखा जाएगा, ये लोग इसके एक्टिव सदस्य नहीं होते हैं। अगर बच्चों को आपस में लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो गया तो तुरंत 1 मिनट में सारी दोस्ती खत्म। यानी कि जो ये एज होती है इसमें टोली और समूह की अवस्था तो इसे बोला जाता है, लेकिन किशोरावस्था में जो बालक होते हैं वो अपनी एज के सक्रिय सदस्य होते हैं। दोस्ती बहुत पक्की हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो बाल्यावस्था होती है उसमें उनके वो टोली के सदस्य होते हैं, गैंगेज बोली जा सकती है, लेकिन वो उसके सक्रिय सदस्य नहीं होते, निष्क्रिय होते हैं। उनकी अगर जरा सी लड़ाई हुई या आपस में जरा सी बात नहीं मानी गई तो तुरंत दोस्ती खत्म और टोली और समूह 1 सेकंड में सारा बिखर जाएगा। इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। ये एक जीवन का एक अनोखा काल है। बाल्यावस्था में किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं होती, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना किसी से कोई मतलब होता। अपना खेलना, खाना, घूमना, गंदा रहना, साफ रहना, ये सारी चीज़ें ये माँ बाप पर डिपेंड करती हैं। बच्चों को केवल उनको अपना खेलना है, कूदना है, खाना पीना, सोना, बस यहीं तक सीमित रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत पढ़ाई करना, ये सारी चीज़ों को तो ये अवस्था जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। तो जीवन का अनोखा काल कौन सी एज होती है, बाल्यावस्था होती है। उसके बाद है इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। बालक के सामने जो चीज़ होती है उसके बारे में तर्क वितर्क करके पूछता है, इसे तार्किक चिंतन की अवस्था तो कहा जाता है। लेकिन ये तर्क वितर्क उन्हीं चीज़ों के बारे में करते हैं जो चीज़ें उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में होती हैं। जो तर्क किया जाता है, यानी जो बालक के तर्क वितर्क किए जाते हैं, तो जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप में उसके सामने होंगी, यानी उसको दिखाई पड़ रही होंगी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं मूर्त रूप में जो चीज़ें उसके सामने होंगी, ये उन्हीं चीज़ों के बारे में तर्क वितर्क करेंगे। अदर चीज़ों के बारे में कल्पना नहीं करेंगे, ना ही उन चीज़ों के बारे में पूछेंगे। चंद्रमा सामने है तो चंद्रमा के बारे में पूछेंगे, इतना ऊपर क्यों है, इतना नीचे क्यों नहीं है, आसमान का रंग नीला क्यों होता है, पक्षी आकाश में उड़ते क्यों हैं, ये काम ऐसे किया क्यों जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में, यानी जो उनके सामने होता है उन सभी के बारे में वो डिस्कस करते रहेंगे। जो उनके सामने जो अमूर्त चीज़ें होती हैं, जो उनके सामने नहीं है, उन चीज़ों के बारे में तर्क नहीं करेंगे। जो तार्किक चिंतन की अवस्था होती है वो किशोरावस्था को बोला जाता है। उसमें अप्रत्यक्ष तार्किक चिंतन होता है, इसमें प्रत्यक्ष तार्किक चिंतन होता है। तो बाल्यावस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन देकर ही ऑप्शन पर टिक लगाना है कि क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे से पढ़ना है कि उसमें किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। तो आज हमारी जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस हमने कर लिया है। अभी तक हमारी मध्य बाल्यावस्था यानी कि बाल्यावस्था तक डिस्कस हो चुका है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे किशोरावस्था के बारे में, एडोलसेंस के बारे में, क्योंकि उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं सीटेट के एग्जाम में। तो इसके बारे में हम हमारी नेक्स्ट क्लास की नेक्स्ट थ्योरी में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए हमारी इस क्लास में फिलहाल इतना ही। आई होप ये क्लास आपके एग्जाम के लिए, आने वाला जो सीटेट का एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, बहुत ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगी। क्लासेस आपको कैसी लगती हैं, थ्योरी में कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। जितनी भी चीज़ें आपको कंप्लीट कराई जा रही हैं इन सभी की लिंक आपको दे दी गई है। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसे जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको पर डे के हिसाब से PYQ कराए जा रहे हैं, उन्हें आप जाकर वहां पर अपना टेस्ट दे सकते हैं। आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आपके PYQ प्लस मॉक टेस्ट करा दिए जाएंगे। आई होप क्लास आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो आज के लिए हमारी इस क्लास में, थ्योरी की क्लास में, CDP में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।